ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट पेश कर दिया गया है और ये बजट, जी हां, मध्य प्रदेश के लिए कितना कारगर होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये 4 स्तंभ रखे गए हैं इस बजट के। भौतिक अधोसंरचना, दूसरा स्तंभ सुशासन, तीसरा स्तंभ है स्वास्थ्य एवं शिक्षा, हेल्थ और एजुकेशन, और चौथा स्तंभ है अर्थव्यवस्था और रोजगार। अब भौतिक अधोसंरचना में आप समझ लीजिए सड़क अधोसंरचना आ गई, यात्रा और पर्यटन हो गया, नगरीय विकास एवं आवास से जल, ऊर्जा, परिवहन, लॉजिस्टिक इसमें आ जाएंगे। सुशासन में ये क्या करेंगे? लोक सेवाओं का प्रदाय है, ई गवर्नेंस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, पारदर्शिता, जवाबदेही, सार्वजनिक भागीदारी, सरकार खरीदी, विनिमयों का सरलीकरण, नियम, दिशा निर्देश। सुशासन में स्वास्थ्य एवं शिक्षा में किन चीजों पर फोकस रहेगा? स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा। अर्थव्यवस्था में रोजगार पर ज्यादा फोकस करें, कृषि एवं संबंधित सेक्टर है, उद्योग और कौशल है, प्राकृतिक संसाधन है, व्यापार एवं वाणिज्य है। ये वो 4 स्तंभ है जिस पर अब मध्य प्रदेश का ये पूरा बजट फोकस है और इसी को लेकर सरकार काम कर रही है। अब इस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में अलग अलग मद इन 4 स्तंभों में खर्च की गई है जो इस पूरे बजट में साफ नजर आती है। एक बड़ी मुश्त राशि जिसे हम कहते हैं कि अनुमानित बजट क्या है सरकार का, 2,41,375 करोड़ रुपए, और साल तक आते आते लगभग, जो मैं समझ पा रहा हूं, जितनी मेरी बुद्धि है, जितना मैं समझ पा रहा हूं, लगभग 5,000 करोड़ का अनुमानित राजकोषीय घाटा यहां आएगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण का ताना बाना 4 स्तंभों के इर्द गिर्द बुना गया है। ये स्तंभ हैं भौतिक अधोसंरचना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार तथा सुशासन। इन सभी क्षेत्रों में समय सीमा में प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को आउटकम, आउटपुट गतिविधियों एवं उप गतिविधियों में वर्गीकृत किया गया है। और अगर हम जरा निरंतर हूँ, निराकार हूँ, साकार हूँ, धर्म हूँ, कर्म हूँ, विकास का आधार हूँ, जीवन उमंग का तान हूँ, सर्वहारा का ध्यान हूँ, शक्तिमान हूँ, शक्तिमान हूँ। तो हम शक्तिमान, शक्तिशाली वित्त मंत्री महोदय से ये अनुरोध करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी जब बजट पे हम चर्चा करेंगे, ये कहेंगे कि कम से कम 5% जो वेट की राशि है, कम से कम पेट्रोलियम पदार्थों पर उसको कम करें, मध्य प्रदेश की आम जनता को राहत दें और सकारात्मक विचार जो हमारे बाकी सदस्य विधानसभा के अंदर रखेंगे उसको स्वीकार करें, जिससे कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए सही में हम कदम उठा सकें। आत्मनिर्भरता का मतलब होता है जब हम अपने पांव पे खुद खड़े हो जाते हैं। क्या हमारा नौजवान आत्मनिर्भर हो चुका है? उसके पास रोजगार के पूरे पर्याप्त साधन है? क्या हमारे किसानों का पूरा कर्ज माफी की जो योजना हमने शुरू की थी वो आपने खत्म कर दी है? आप ये कहते हैं हमने 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया, वो इसलिए संभव हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने मध्य प्रदेश के 28 लाख किसान भाइयों का 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ कर दिया था। वो कर्ज मुक्त था, उसने ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ अपनी फसलों का खेतों में जाके काम किया, इसलिए हमारी बाजरा दे रहे हैं वही बदल बड़ी। दूसरा, जीडीपी में आप सबने देखा जो आंकड़े माननीय मुख्यमंत्री वित्त मंत्री जी ने पेश किए हैं, उसमें घाटा है, राजकोषीय घाटा है। तो आप ये रकम लाएंगे कहां से जो आप प्रस्तावित कर रहे हैं कि हम 2,41,000 करोड़ रुपए का व्यय मध्य प्रदेश में 20-21 में आपने मांगा है, सदन से अनुमति मांगी है। अब प्राप्तियां कुल आपने जो प्रस्तावित की है, जो कुल प्राप्तियां आपको हुई है पिछले वित्तीय वर्ष में, वो 1,37,000 करोड़ है, और जो आपने प्रस्तावित की है वो 1,64,000 करोड़ है। तो 1,64,000 करोड़ की प्रस्तावित प्राप्तियां जो आप कह रहे हैं हमें मिलने वाली है, उसके अगेंस्ट में आप 2,40,000 करोड़ रुपया कहां से खर्च करेंगे? मध्य प्रदेश की जनता को और कितना कर्ज के दलदल में धकेलेंगे? मुझे विश्वास है कि सकारात्मक सोच के साथ में जब हम बजट के चर्चा करेंगे और सुझाव देंगे तो सरकार ने जो गलतियां इस बजट भाषण में की है, माननीय वित्त मंत्री जी उसको स्वीकार करेंगे और मध्य प्रदेश की जनता को एक्चुअल राहत जो चाहिए वो पूरी करेंगे। देखिए, मैंने जहां तक आपसे कहा कि मुझे अभी आप विभागवार हम तुलना कर लेंगे कि इनने किस विभाग में कितना पैसा बढ़ाया है, उसके बाद वित्त मंत्री महोदय से पूछेंगे कि
ये पैसा आप लाने वाले कहां से? क्योंकि जब तक आप आय के नए स्रोत ढूंढकर नहीं लाएंगे, पैसा पूरा नहीं होगा, बजट का घाटा पूरा नहीं होगा, तो आप काम कैसे करेंगे? और FRBM की लिमिट, मैं उनसे पूछूंगा सदन में, उन्होंने आज एक बात कही अपने भाषण में कि FRBM के ऊपर मैं बाद में अलग से वक्तव्य दूंगा। इसका क्या अर्थ है? आप कर्जा लेके सरकार इसलिए चला पा रहे हैं कि अभी केंद्र सरकार के रहमो करम पर आप हैं। आपने FRBM की लिमिट आपकी 5% तक बढ़ गई है, परंतु मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है, जिसको मैं हाउस के अंदर वित्त मंत्री महोदय से पूछूंगा अभी, ये हमेशा के लिए थोड़ी बढ़ी है, ये तो कम होगी। इस वित्तीय वर्ष में 3.5 होगी, अगले वित्तीय वर्ष में 3 होगी, फिर 2.5 होगी। जो आपने अतिरिक्त कर्जा लिया है ये आपको चुकाना पड़ेगा। वो कहां से चुकाएंगे? तो आप खर्चा कैसे चलाएंगे सरकार का? आप दो हिस्से होते हैं, एक प्लान बजट होता है, एक नॉन प्लान बजट होता है। तो आप इतना ज्यादा कर्ज ले चुके हैं और कर्ज की जो राशि आप भर रहे हैं, अगर ये नहीं भरेंगे कर्ज की राशि तो आपको नया कर्जा नहीं मिलेगा। और अगर आप कर्ज लेकर कर्ज की राशि भरते रहेंगे तो मध्य प्रदेश के आत्मनिर्भर बनाने की जो आप बात करते हैं, जो जनता के विकास की बात करते हैं, ये आप कैसे पूरा कर पाएंगे? ये हम जिम्मेदारी के साथ प्रश्न उठाएंगे और माननीय वित्त मंत्री जी से अपेक्षा करेंगे कि सदन में जब चर्चा हो तो इन सवालों का जवाब दें, क्योंकि मध्य प्रदेश के आगे के भविष्य के लिए ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए, दिशा तो ठीक होनी ही चाहिए और हर सरकार का प्रयास होना भी चाहिए कि लोगों को राहत दे, प्रदेश को आगे ले जाए, परंतु उसके पीछे जो कार्य करने की शैली है, जो आप सोच रहे हैं, वो सोच भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो सोच कि ये साधन कहां से प्राप्त होंगे, इस बजट डॉक्यूमेंट में, भाषण में कहीं परिलक्षित नहीं होती है। तो बिना पैसे के तो आपके घर का बजट भी नहीं चलता है, तो इतनी बड़ी सरकार का बजट कैसे चलेगा? ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए जरा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। पूर्व वित्त मंत्री जी ने कुछ कहा है, जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, पंकज जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज जी, स्वागत है आपका। सुदेश शर्मा साहब, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनविंदर सिंह जी आर्थिक सलाहकार है या ये कहें कि अर्थशास्त्री हैं, जरा उनसे मैं बातचीत मैं आप दोनों के पास आऊँगा, दोनों राजनेताओं के पास। जरा मनविंदर सिंह जी से मैं पूछ लेता हूँ। मनविंदर सिंह जी, जरा इस चीज़ को मुझे समझाइएगा कि पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां 1,37,169 करोड़ रुपए है और व्यय है 1,58,545 करोड़ रुपए। मैं बहुत ज़्यादा डीपली इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन बजट है 2,41,375 करोड़ रुपए का। लगभग साल खत्म होते होते या ये इस बजट में 5,000 करोड़ का या उससे थोड़ा सा ज़्यादा का जो राजकोषीय घाटा है वो बढ़ रहा है। तो जो क्या अब आय है, उस आय के बाद जो व्यय होगा और बाकी जो आप बजट लेकर आए 2,41,000 करोड़ का, इसमें आपको फिर से कर्ज लेना पड़ेगा। क्या लग रहा है कि ये जो 4 अधोसंरचना रखी है, ये कंप्लीटली इस पर फोकस हो पाएगा, अगली बार कर्ज ना लेना पड़े? भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। देखिए, जो आपने अनुमानित आय व्यय की बात करी है, हमारा देश एक विकासशील देश है। इसमें आप कभी भी सरप्लस बजट नहीं बनाते, इसमें हमेशा जो है घाटे का बजट ही बनता है। इसलिए बनता है ताकि विकास निरंतर चलता रहे। अभी जिस आप डिफरेंस की बात कर रहे हैं कि व्यय ज़्यादा है, आय ज़्यादा है, देखिए इस वर्ष में कोविड के कारण केंद्र सरकार एवं सभी राज्य सरकारों के जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं, जिसके कारण कि जो केंद्रीय करों में शासन का हिस्सा है वो भी कम हुआ है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण रहा है जिसके कारण की प्राप्तियां कम हुई हैं और जिसके कारण कि कर्जा जो है वो ज़्यादा लेना पड़ रहा है। और ये एक नॉर्मल इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। इसी कारण से आप देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सभी राज्यों के लिए FRBM एक्ट में ज़्यादा कर्जा लेने का प्रावधान भी कर दिया है। तो ये एक स्पेशल ईयर था। इसमें आय व्यय का जो डिफरेंस है वो हमें बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि जो स्टेट GDP है वो भी कम हुई है, पूरी इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। तो अगर लोगों की इनकम ही नहीं है तो कर प्राप्तियां बट ऑब्वियस है कि ये कम होंगी। तो इस साल को हम थोड़ा सा अगर साइड रखें, कर्जा लेना पड़ेगा, कर्जा लिया है, कर्जा लेंगे और इस वित्तीय वर्ष को पूरा करेंगे। आगे के वित्तीय वर्ष के लिए जो हम बात कर रहे हैं, देखिए जो 4 स्तंभों की बात की गई है ये सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आते हैं। और ये अच्छी बात है कि सरकार जो है वो लोगों के वेलफेयर को फोकस कर रही है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बात कर रही है। कोई भी बजट
जो है वो अच्छा है खराब है, उसको हमें इस तरह से प्राइमा फेसी यानी मोटा मोटा सबसे ऊपरी तरह से अगर हम समझे तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वो अच्छा बजट है या खराब बजट है कि यदि उस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत निवेश अगर सरकारें ज़्यादा करती हैं तो वो बजट एक अच्छा बजट है, क्योंकि इससे लोगों का जीवन स्तर बढ़ता है, अधोसंरचनाएं बढ़ती हैं जो आगे चल के इनकम को, स्टेट जीडीपी को, नेशनल जीडीपी को बढ़ाती है, लोगों की इनकम को बढ़ाती हैं। लेकिन यदि किसी बजट में राजस्व बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है तो वहाँ वो बजट जो है और उस राजस्व के बजट में यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम जब बात कर रहे हैं, अगर उसके लिए कर्जा आप ले रहे हो तो वो एक खराब बात है। लेकिन यदि पूंजीगत व्यय करने के लिए कर्जा लेना भी पड़ रहा है तो देखिए ये एक नॉर्मल एस्पेक्ट है और वो पैसा बहुत आराम से चुकाया भी जा सकता है। चलिए, आपकी बात से मैं इतना समझा हूं कि अगर कर्जा ले रहे हैं तो पूंजीगत व्यय के लिए अगर खर्चा ले रहे हैं, यानी कि ये जो 4 स्तंभ है, मैं इसी पर बात करूंगा क्योंकि लगातार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर फोकस किया जा रहा है और ये बजट पूरी तरह इन्हीं सारी चीजों पर फोकस्ड है, भौतिक अधोसंरचना पर, सुशासन पर, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार पर, और ये 2,41,375 करोड़ रुपए यहीं खर्च होंगे। बजट पेश हो चुका है। पंकज जी, अगर आपकी मैं आपसे आज राय लूंगा, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं एक बार पहले विपक्ष के पास चले जाता हूं। जी बिल्कुल, स्वागत है जी स्वदेश जी, जरा इस बजट से क्या उम्मीदें आपको और लग रही थी और विपक्ष को क्या वाकई आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश नहीं नजर आ रहा है? क्योंकि पूर्व वित्त मंत्री जी जो कहकर गए आपने पूरा सुना होगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के आधार पर बजट प्रस्तुत हुआ है और पूरा फोकस उसी पे हमने किया है। सर, राहत की उम्मीद की जा रही थी, हालांकि कर कोई नया नहीं लगाया पर लेकिन राहत कोई नया कर नहीं लगाया, न कर बढ़ाया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात कही जा रही थी सर बजट में, क्या लगा पूरा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश इस पूरे बजट में वो है सर पूरा फोकस? बिल्कुल, पूरा आत्मनिर्भर को सामने रख करके ही बजट प्रस्तुत किया है। महंगाई सर, राहत की थोड़ी सी वेट की बात आई थी यहाँ पर पेट्रोल डीजल को लेकर, क्या आगे भविष्य में कोई संभावना, कोई विचार सरकार की ओर से? तो प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज अपना बजट उन्होंने पेश किया है, मध्य प्रदेश सरकार का आम बजट 2021-22 का, और साफ तौर पर नया कर सरकार की ओर से भले ही नहीं लगाया गया पर लेकिन किसी तरह की राहत भी इस पूरे बजट में नहीं दी गई। हालांकि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की झलक इस पूरे बजट में दिखाई देगी, साफ तौर पर उनका कहना है। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। चलिए, सुधीर ने पूरी कोशिश की है और पूछने की, जरा मैं आपके पास आ रहा हूं स्वदेश जी। न वो कुछ बोले न हमने कुछ सुना, वैट पर जब बात आई तब चुप्पी जरूर हो गई। जी स्वदेश जी, आपको आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ, अब आई आपकी आवाज, पहले बहुत कम आ रही थी। चलिए, वैट को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। जब हमारे संवाददाता ने पूछा तो वो इस पर कुछ नहीं कहे, ना उन्होंने कुछ जवाब दिया कि घटाएंगे नहीं घटाएंगे बढ़ाएंगे। आगे सरकार की क्या मंशा है, जब इस पर सदन में चर्चा होगी तो आपके बाकी जो जनप्रतिनिधि हैं वो रखेंगे ही बात। बजट कैसा लगा आपको और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनने की दिशा में दिख रहा है क्या? विजय पंड्या साहब, कांग्रेस पिछली बार बजट लेकर आई थी तो 2,20,000 करोड़ का, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा हो हल्ला, बड़ा शोर शराबा मचाया था और इस बजट को बिल्कुल ऐसा बता दिया था कि कुछ भी नहीं है, रद्दी का टोकरा है। लेकिन पता हमको भी है और पूरा प्रदेश और पूरा देश जानता है कि मध्य प्रदेश की सरकार कर्जे में चल रही है। 2 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा मध्य प्रदेश सरकार पर हो चुका है। अरे कर्जा तुमको लेना ही है तो कर्जा लिया ही है, सरकार बजट कर्जे पे ही चल रहा है। तो कोरोना काल में देखा जाए, अगर सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट देखी जाए तो पर व्यक्ति 5,000 रुपये आय का घाटा हुआ है लोगों को।
लोग सड़कों पर आ गए हैं, तो ऐसे में राहत देना चाहिए था सरकार को। मैं विधायक नहीं हूँ, अर्थशास्त्री नहीं हूँ, मैं सदन में नहीं हूँ, मैं जनता के साथ रहता हूँ, जनता की पीड़ा बता सकता हूँ आपको। प्रवक्ता कांग्रेस का हूँ, बात कांग्रेस की जरूर करूँगा, लेकिन जनता की पहले करूँगा। जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। आपने देखा होगा 1 दिसंबर से इन्होंने गैस के रेट बढ़ाना शुरू किए और कल बजट आने के 1 दिन पहले तक इन्होंने फिर 25 रुपये बढ़ाए, मतलब 819 रुपये का गैस सिलेंडर हो गया। पेट्रोल 100 पर पहुंच गया, डीजल 90 पर पहुंच गया है। तो इनको क्यों दिखाई नहीं देता है? ये कहते हैं माफिया विहीन राज बनाने जा रहे हैं। अभी देखा हमने 4 स्तंभ के स्तंभों पे आधारित है इनकी सरकार। तो पहला स्तंभ इनकी पूर्व मंत्री के बेटे ऐदल सिंह कंसाना के बेटे वांटेड है, पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। गिरफ्तार करने एसपी धौलपुर का पड़ा हुआ है, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर पा रहा है। ये माफिया विहीन की बात करते हैं। अगर बात की जाए तो इनकी सरकार जब से आई है, महिला उत्पीड़न 4,500 हो चुका है इनकी सरकार के टाइम पर। आज स्थिति ये है कि लोग सड़कों पर आ चुके हैं, परेशान हैं। अब ये आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो क्या पकोड़े तलने को या जूते गौठने को ये आत्मनिर्भर मानते हैं? आपने तकरीबन, मैं समझ रहा हूँ 4-5 महीने से छोटे उद्यमियों को लोन देना बंद कर दिया है। आप बताइए, रजिस्टर्ड अगर बेरोजगारों की बात की जाए, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के आंकड़े उठाए जाए तो 25 से 30 लाख शिक्षित बेरोजगार है मध्य प्रदेश में। तो आपने उस दिशा में क्या किया है? अब कोई दिशा तो तय है नहीं, ये सिर्फ आप बजट पढ़ते रहिए, और बजट पढ़ने से आपको भले ही संतुष्टि मिल रही हो, आपको जरूर सुनाने में, मीडिया में आने के लिए एक अच्छा वो मिल सकता है। मैं जितना समझ पा रहा हूं स्वदेश जी, माफी चाहता हूं कि ये जो 2,41,000 करोड़ रुपए है, ये कोई बाकी सारे विधायक अपने घर थोड़ी ले जाएंगे, यही खर्च होंगे जनता के बीच। देखिए बिल्कुल सही है, बहुत लंबा फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त। 2,41,375 करोड़ बहुत ज्यादा होता है, और ये अपने घर ही ले जाएंगे, हमें जमीन पर दिखाई नहीं देता। 35 हजार विधायकों को खरीदने में 35 हजार करोड़ खर्च कर सकते हो आप विधायकों को खरीदने में, तो ये सब आपको दिखाई देगा। हम जानते हैं हम डीजल अपनी कार में कैसे डलवा के, एक विपक्ष के नाते आप कह रहे हैं कि बजट में मजा नहीं आया, नहीं किसी को कुछ मिला, या आपको लग रहा है कि वाकई एक विपक्ष है तो आप कुछ तो कहना था इसलिए कह रहे हैं? ये हमको देखिए, अगर लगता इन्होंने, देखिए जैसे इनकी सरकार आई, इन्होंने एक बात तय की कि कमलनाथ जी ने जैसे माफिया विहीन राज बनाने की कोशिश की, माफियाओं के खिलाफ युद्ध चलाया, उसमें कांग्रेस नहीं देखा, भाजपा नहीं देखा, जो सही में माफिया था उस माफिया के खिलाफ उन्होंने काम किया। आज हम भिंड की बात करें तो भिंड में एसपी तक जाने में डर रहा है। मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा, फिलहाल बजट को लेकर बात करूंगा। स्वदेश जी, मैं जरा पंकज जी के पास चलता हूँ। काफी तैयारी उन्होंने कर रखी है और लंबे समय से वो सुन भी रहे होंगे, उसको बजट को सुना भी होगा, और वो पूरी तैयारी के साथ भी बैठते। ज़रा मैं उनसे पूछता हूँ, पंकज जी, मुझे 4 स्तंभ पर ज़रा आपका भी रिएक्शन चाहिए। भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। क्योंकि जब ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो प्रोजेक्ट आया था, लगभग जहाँ तक मुझे याद है 2031 तक के लिए ये सरकार का अपना एक प्रोजेक्ट है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का। लेकिन जो बजट आया है वो इस साल 2020-21 का है, और इसमें जो आप लोग खर्चा करेंगे उसको लेकर जो तैयारियां हैं, उसको लेकर जो बातचीत है, आपको लग रहा है कि प्राप्तियां, खर्चा, हम सब इन पर बात करते हैं, जनता को बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती, वो ये पूछती है कि यार हमें क्या मिला? देखिए विजय जी, समाज कल्याण और लोक कल्याण ये किसी भी बजट का मूलभूत आधार होता है, और यही इस बजट में है, जिसमें लोक कल्याण से सामाजिक विकास, और सामाजिक विकास से आर्थिक विकास, और आर्थिक विकास से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और अभी हमारे अर्थशास्त्री मित्रों ने भी इस बात को कहा कि मध्य प्रदेश में जिस कर्ज की बात की जा रही है, कोरोना काल में सारे राज्यों को, जो अमूमन पहले GSDP का 3.5% होता था, वो 1% की अतिरिक्त वृद्धि है। और आज की तारीख में भी मध्य प्रदेश में जो कर्ज है, वो कर्ज मध्य प्रदेश की लिमिट के भीतर है, कहीं ओवरड्राफ्ट की स्थिति नहीं बनी हुई है कि जो आपकी कर्ज लेने की सीमा है उससे बाहर आप गए। और जहां तक कांग्रेस का विषय, तो मैं कांग्रेस को दिलाना चाहता हूं सर, इस पर जो लिमिट बढ़ाई थी या लिमिट बढ़ाने की बात हो रही थी, अभी सरकार कह रहे थे, जिसे वित्त मंत्री जी कह रहे थे, पूर्व वित्त मंत्री जी, वो कह रहे थे कि ये तो आज 5% है, अगले साल ये 4 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, आपको पुराना कर्ज तो चुकाना होगा। नहीं, मैं विजय जी उसी बात पे आ रहा हूँ। हाँ। मैं सिर्फ ये कांग्रेस को स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी के जो बजट, सरकार का बजट था, वो जितना बजट था उतना ही कर्जा सरकार के ऊपर था।
मैं सिर्फ यही इस ओर इशारा करना चाह रहा हूं कि यदि पूंजीगत निवेश के लिए सरकार अपने खर्चों के लिए बजट नहीं ले रही है, बिल्कुल सरकार ने, मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कभी भी कोरोना काल के चलते ये विलाप नहीं किया जैसा कमलनाथ जी करते थे अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान कि पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं। कोरोना काल में विजय जी प्रवासी मजदूरों तक को पैसा दिया गया है। मैं सिर्फ ये आग्रह करना चाह रहा हूं कि केंद्र सरकार से लगभग 19,353 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। जल जीवन मिशन के लिए 6,128 करोड़ रुपए, सिंचाई योजनाओं के लिए 6,436 करोड़ रुपए, पीडब्ल्यूडी का बजट 7,341 करोड़ रुपए, किसानों के लिए 35,300 करोड़ रुपए, 15,622 करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर के लिए, 262 करोड़ रुपए मेट्रो के लिए, 1,500 करोड़ रुपए स्कूल के लिए। ये कहाँ घर जा रहा है ये बजट किसी के? जैसा आपने सवाल पूछा, कोई विधायक कांग्रेस या बीजेपी का अपने घर लेकर थोड़ी जा रहा है। यह उसी मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संपन्न उपयोग होगा ताकि मध्य प्रदेश में आर्थिक विपन्नता समाप्त तो संपन्नता है, और इसी को पूंजीगत निवेश कहते हैं। ये मध्य प्रदेश के खर्चों के लिए नहीं कहता मध्य प्रदेश की सरकार के पास खर्चे की कमी है, ये मध्य प्रदेश के विकास के लिए है। और वर्तमान काल में विजय जी सबसे बड़ी आवश्यकता मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजना ली आत्मनिर्भर भारत की, मध्य प्रदेश में इसीलिए 4 पिलर के ऊपर काम करने की बात की गई कि यदि सुशासन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा तो अपने आप चीजें आगे बढ़ेंगी। किसानों को 24,000 करोड़ रुपए बांटे मुख्यमंत्री बनने के बाद से शिवराज जी ने विभिन्न योजनाओं के तहत। संबल योजना प्रारंभ की जा रही है, तीर्थ दर्शन योजना प्रारंभ की जा रही है, एक नई योजना प्रारंभ की जा रही है, एक नई योजना पंकज जी जिसे मैं देख रहा हूं प्रदेश के अंदर वो आदिवासी बालिकाएं जिनकी कनेक्टिविटी शहरों तक नहीं है, स्ट्रक्चर भी तैयार किया जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था है। तो क्या इसी साल देखने को मिलेगा या क्योंकि 350 स्कूलों को उसमें चयनित कर रहे हैं शुरू में, आपको लग रहा है कि ये कनेक्टिविटी भी हो पाएगी? ये सिर्फ अभी बात है या इसमें मैं समझता हूं कुछ काम भी चालू हो रहा है या होने की दिशा में है? देखिए विजय जी, इस दिशा में काम चालू हो चुका है क्योंकि मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश की बहन बेटियों के विषय में बहुत संवेदनशील है, विशेषकर आदिवासी वर्ग की जो हमारी बेटियां हैं, क्योंकि उनमें बहुत प्रतिभा है। सिर्फ प्रतिभा उन्नयन का अवसर मिलना चाहिए और उसके लिए संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मैं यही तो आपसे आग्रह कर रहा हूं विजय जी कि मध्य प्रदेश में 2003 में 5 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे और ये 2023 तक 23 नए मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में सरकारी, 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज है उनकी सीट बढ़ाई जा रही है। यही तो मिशन निरामय है सरकार का। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को पूरा अधिकार है कि वो आलोचना करे। 1437 करोड़ रुपए औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए मध्य प्रदेश से पर्यटन को अलग बढ़ावा देना है, ग्रामीण पर्यटन को अलग बढ़ावा देना है, वन्य पर्यटन को बढ़ावा देने की अलग योजना है। तो तमाम सारी जगह सरकार पूंजीगत निवेश करके विजय जी ये प्रयास कर रही है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाया जाए। और इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि यदि विजय जी कोई है तो मानता हूं कि कोई कर नया नहीं लगाया गया, कोई कर नया नहीं बढ़ाया गया। और ये इस बात एक नया टॉपअप है, मैं इस पर जरा स्वदेश जी का रिएक्शन लूंगा, बधाई देना चाहता हूं। मैं रोक रहा हूं सर आपको, एक नया टॉपअप भी है क्योंकि किसानों की बात करते हैं। स्वदेश जी जरा ध्यान दीजिएगा इसमें, क्योंकि जगदीश देवड़ा जी को बधाई देता हूं। विपरीत परिस्थितियों में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बजट है ये। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया था आत्मनिर्भर भारत, और हमने फैसला किया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश केवल मंत्री और अफसरों ने नहीं, हमने वेबिनार किए, विशेषज्ञों को आमंत्रित किया था, हमने जनता से सुझाव मांगे थे। तो अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ, आम जनता, समाज के हर वर्ग के लोग, सबके साथ चर्चा और विचार विमर्श करके हमने आत्मनिर्भर भारत का के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का एक रोड मैप बनाया था। ये बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का बजट है। इसके 4 प्रमुख स्तंभ, एक अधोसंरचना,
अगर आप देखेंगे तो अधोसंरचना पर, चाहे वो पानी हो, बिजली हो, पानी मतलब पीने का पानी छोड़कर कह रहा हूं, मैं सिंचाई की बात कर रहा हूं। अगर आप देखेंगे तो 44,152 करोड़ रुपए का लगभग प्रावधान किया गया है। आप जानते हैं कि अधोसंरचना के निर्माण से रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। अधोसंरचना निर्माण और दो और प्रमुख चीजें थी, एक शिक्षा और स्वास्थ्य, और दोनों पे अगर देखेंगे शिक्षा और उससे जुड़े हुए क्षेत्रों पर, क्योंकि मैं पहले भी कहता रहा हूं, दो प्राथमिकता है हमारी, हेल्थ और एजुकेशन। हमको सरकारी स्कूलों की शिक्षा गुणवत्तापूर्ण करनी पड़ेगी, इसलिए सीएम राइज स्कूल जैसे सुझाव हमारे पास आए, और शिक्षा क्षेत्र के लिए भी लगभग 40,958 करोड़ रुपए का प्रावधान मध्य प्रदेश में पहले कभी नहीं किया गया। और उसके साथ साथ अब 9 नए मेडिकल कॉलेज बना देना, ये अपने आप में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने के लिए केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, हेल्थ सेक्टर में प्राइमरी और बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए भी पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है। तो हेल्थ और एजुकेशन जो अछूता सा रहता था, उस पर हमने जोर दिया है। एक बड़ी बात और इस बजट में, पहले टर्म में हमने तय किया था कि बेहतर सड़कें बनाएंगे, दूसरे टर्म में हमने तय किया था कि हम सिंचाई की सुविधाओं पर विशेष रूप से ध्यान देंगे, तीसरे टर्म में हमने तय किया था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। इस बार हमने तय किया शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ हर घर को पीने का पानी, शुद्ध पेयजल, गांव में भी नल से मिले, टैप वाटर से मिले। और इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल जल योजनाओं के लिए जो प्रावधान किया है वो अपने आप में ऐतिहासिक है, और ये महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए एक बड़ी सौगात है। हमने ये भी तय किया कि अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के लिए मैं अब पूरी तरह से संतुष्ट हूं कि कोरोना के बाद भी, कोरोना के इतने बड़े संकट के बाद भी 19-20 की तुलना में हमारी जो सकल घरेलू उत्पाद है वो केवल 2.12% कम हुआ, जबकि 7%, 8% कमी की आशंका थी। हमने कोविड काल में भी बेहतर काम करके उसको सीमित करने की कोशिश की, और अब पिछले साल से इस साल जो हमने बजट प्रावधान बढ़ाया वो लगभग 22% बढ़ाया है। एक बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य हमने उसके लिए रखा है। भौतिक अधोसंरचना के अंतर्गत हमने मिशन निर्माण, मिशन ग्रामोदय और नगरोदय, पेयजल की बात अगर कर रहे हैं तो गांव के लिए भी, शहर के लिए भी, और ग्रामीण विकास और शहरी विकास के लिए हमने पर्याप्त प्रावधान रखा हुआ है जिससे हम ठीक ढंग से विकास कर सकें। खेती हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और इतना अच्छा जो प्रदर्शन हम जीडीपी में भी कर पाए, उसका प्रारंभिक कारण, सबसे प्रमुख कारण है तो हमारी खेती और हमारे किसान हैं। जैसा मैंने बताया कि कोविड काल में भी हमने किसानों को भरपूर राहत दी है, और इसलिए आप देखेंगे सिंचाई के लिए, बिजली में जो सब्सिडी देते हैं उसके लिए, 0% ब्याज पर कर्जा देने के लिए, फसल बीमा योजना के लिए, फिर कृषि के क्षेत्र में अधोसंरचना के निर्माण के लिए हमने पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 4,000 रुपया किसानों के खाते में डालना जारी रहेगा। 6,000 रुपया प्रधानमंत्री जी की योजना के अंतर्गत डलेंगे, लेकिन उसके अतिरिक्त
फसल बीमा योजना का जो भी जिम्मेदारी हमने जो सर्वे करवाया, जो भी राशि आएगी, इस साल भी 8,000 करोड़ से ज्यादा दी, उसके लिए हम अपना शेयर देके पर्याप्त प्रावधान हम कर रहे हैं। फिर राहत की राशि के वितरण में भी किसानों को सरकार कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन गरीब कल्याण की जो योजनाएं थी उनको जारी रखने का भी हमने पर्याप्त प्रावधान किया है। संबल योजना फिर से प्रारंभ हो रही है और महिला सशक्तिकरण के लिए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेके और जितनी भी महिला कल्याण की योजनाएं थी उन सबको हमने ढंग से जारी रखा है। तो बच्चों की शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, महिला सशक्तिकरण हो, नौजवानों को रोजगार देना हो, और रोजगार के लिए चाहे एमएसएमई का सेक्टर हो, स्वरोजगार की योजनाओं का हो, चाहे और अन्य क्षेत्र हो, उन सबको हमने पर्याप्त धनराशि आवंटित की है। कुल मिला के ये मध्य प्रदेश को तेज गति से आत्मनिर्भरता की तरफ ये बजट ले जाएगा। जनता के सुझावों को ध्यान में रखते हुए हमने अलग अलग मिशन निरामय, मिशन बोधि, मिशन अर्थ और मिशन दक्ष मतलब स्किल डेवलपमेंट के लिए भी हमने संभागीय स्तर पर आइडियल ITI, ग्लोबल स्किल पार्क, उन सब की व्यवस्था की है। और इस बजट के बारे में अगर मैं एक पंक्ति में कहूं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु का ये बजट है जो मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास के रास्ते पर ले जाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में ले जाएगा और प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी सच करेगा। इन परिस्थितियों में जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो सर्वश्रेष्ठ। धन्यवाद। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बजट पर एक महत्वपूर्ण बात अगर शिवराज जी जो यहाँ कह रहे थे, सीएम साहब उन्होंने सिर्फ लास्ट में जाते हुए आखिर में एक बात ये कही कि इन परिस्थितियों में तो इन परिस्थितियों में जो बजट पेश किया गया वो बेहतर है, सर्वश्रेष्ठ है। और आखिर जो परिस्थितियां थी, अब पंकज जी हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ स्वदेश जी भी हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। स्वदेश जी, इन परिस्थितियों में जो बजट पेश किया गया है, चलिए कमलनाथ कुछ कह रहे हैं, सीधे वही चलता हूं, मैं आपके पास फिर आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कर रहे हैं। इस बजट में किसानों के लिए जो कर्ज माफ की बात थी, हमने कर्ज माफ शुरू किया था। हर किसान का जन्म कर्जे में होता है और कर्जे में उसकी मौत होती है। 70% अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। जिसकी किराने की दुकान होए, उसकी किराने की दुकान गांव में तब चलती है जब किसान के जेब में कुछ पैसा होए, उसके पास क्रय शक्ति होए, खरीदने की ताकत होए। ये हमारे बाजार, इंदौर के बाजार या भोपाल के बाजार, कोई दिल्ली से बाजार करने नहीं आता। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता आज हमारे कृषि क्षेत्र की है, जो हमने शुरू करी थी, जहां लगभग 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। दूसरा किस्त चालू था, ये आज बंद है। इस पर कोई कुछ नहीं कहना। अंत में जो भी प्रावधान होता है, जो भी एलोकेशन होती है, इसका क्रियान्वयन कैसे होता है, इसका डिलीवरी मैकेनिज्म क्या होगा, कितने हितग्राहियों को इससे लाभ मिलेगा, ये अंत में प्रश्न होते हैं जिससे विकास और प्रगति की बात की जा सकती है। तो हम देखेंगे इसकी कितना इसका क्रियान्वयन होता है। पेट्रोल, डीजल, गैस, अब तो खाने का तेल, रसोई का तेल भी गया, उसके भाव भी बढ़ रहे हैं। कुछ नहीं कहा, कह देते कि हम वैट इतना कम कर देंगे। जवाब में कहते हैं कि हमारी सरकार ने, जब कांग्रेस की सरकार थी, वैट बढ़ाया। हाँ, हमने बढ़ाया था, हमने छुट-पुट बढ़ाया था, पर उससे भाव नहीं बढ़े थे, उससे भाव नहीं बढ़े थे। ये बात हमें याद रखनी है। ये वैट और सेल टैक्स मैकेनिज्म जो है,
इसको कैसे कैलिबर किया जाए ताकि भाव ना बढ़े, ये प्रश्न होता है अंत में। तो आज आम जनता पिट रही है पेट्रोल, गैस, डीजल, अब तो रसोई के तेल से। इसके बारे में कुछ नहीं। ये कह देते कि रसोई का तेल टैक्स फ्री होगा, कम से कम भाव तो रसोई में कम हो जाता। इसके बारे में भी कुछ नहीं, केवल प्रावधान, केवल प्रस्तावित और आत्मनिर्भर का ये बजट है। मुझे दुख है कि जिस दिशा में, जिस रास्ते में मध्य प्रदेश को ले जा रहे हैं, मध्य प्रदेश का भविष्य अंधेरे में है और सबको इसमें मिलकर मध्य प्रदेश की विकास की बात, मैंने कहा था, अगर विकास की बात हो, रोजगार की बात हो, ये सबसे बड़ी चुनौती है। आज रोजगार जो ये नई पीढ़ी है, जो ये मध्य प्रदेश का निर्माण करेगी भविष्य में, ये नई पीढ़ी का क्या भविष्य है, ये नई पीढ़ी के बारे में कुछ नहीं। 36 रोजगार केंद्र ये बंद कर रहे हैं, 36 रोजगार, 51 जिलों में से 36 रोजगार केंद्र बंद कर रहे हैं, क्योंकि कोई रोजगार के नए मौके बनने वाले नहीं, कोई निवेश नहीं आ रहा। जो निवेश का शुरुआत हुई थी वो कांग्रेस के कार्यकाल में शुरुआत हुई थी। मुझे खुशी है और मेरा जो सहयोग रहेगा निवेश के लिए, जहां भी ये सरकार चाहेगी, मेरा सहयोग रहेगा, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, हमारे भविष्य के मध्य प्रदेश की, नौजवानों के भविष्य की, जो जुड़ा हुआ है। किसान कर्ज माफी के बारे में कुछ नहीं कहते, ये कह देते कि चलिए हम पूर्ति करेंगे, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त पूरी करेंगे। किसान के हाथ में तब ये तो ट्रांसफर ऑफ फंड्स होता है, जब उसका कर्जा माफ हो गया, उतना पैसा उसका बच गया, इसका मतलब उसका पैसा उसके पास आ गया। उस पैसे से अपने बच्चे की अच्छी पढ़ाई, उस पैसे से अपने खेती में सुधार वो कर सकता है। तो हमें बुनियादी तौर से सोचना पड़ेगा। हम कहें इतना सिंचाई हो जाएगी, सिंचाई हो जाएगी, उत्पादन बढ़ेगा, पर उत्पादन का क्या मूल्य बढ़ेगा, कितना मूल्य मिलेगा? प्रश्न ये है, मंडी में क्या व्यवस्था होगी? आज मैंने कहा था बड़े सरल भाषा में, ये जो काला कानून, 3 काले कानून है, मैं इसको फिर से सरल भाषा में बता दूं। पहला कानून जो निजीकरण है, जो उद्योग, जो बिजनेस हाउस आएंगे कृषि क्षेत्र में, क्या समाज सेवा के लिए आएंगे? वो तो नफे के लिए आएंगे। आज मंडी का दर्जा उनको देके ये बड़े बड़े उद्योगपति किसान के पास जाके, अगर समर्थन मूल्य 3000 है, कहेंगे हम 2500 देते हैं, किसान को तो निकालना है, अपने उत्पाद निकालना है, वो कहेगा ले जाओ। जो संभावना थी समर्थन मूल्य मिलने की, वो भी चौपट। आज मध्य प्रदेश में केवल 22% किसानों को समर्थन मूल्य मिलता है। इसका भी एक इतिहास है, इसका भी एक इतिहास है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब समर्थन मूल्य की शुरुआत हुई थी, जब उपज, गेहूं उपज और इस सब का नेशनलाइजेशन हुआ था, इंदिरा गांधी जी ने करा था, जब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाई थी, जब बफर स्टॉक का शुरुआत करी थी, समर्थन मूल्य और एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन बनी थी, उस समय से चल रहा है। जो बड़े उत्पादन वाले प्रदेश थे, पंजाब, हरियाणा, उनको ज्यादा मिला। मध्य प्रदेश में गुजारे की राजनीति थी, गुजारे की खेती थी, गुजारे की खेती थी। इस गुजारे की खेती में उसने 10-15 गांव में अपना उपज बेच दी। उसको समर्थन मूल्य से कोई मतलब नहीं था, मंडी से कोई मतलब नहीं था, कि वो गुजारे की राजनीति करता है। आज भी गुजारे की खेती करता है। आज भी मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत किसान हैं जो गुजारे की खेती करते हैं, ये हमें देखना है। तो ये पहला कानून है निजीकरण का। पहले आपको लाइसेंस चाहिए होता था मंडी से व्यापार करने के लिए, आज किसी को कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। आज इसमें अगर आप दुकान खोलना चाहते हो, आप पैन कार्ड दिखाओ, दुकान खोल लो, पैन कार्ड से हो गया। तो ये निजीकरण बहुत खतरनाक है। दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठेके की खेती। ठेके क्या, ये खेती के किसान को चाहिए क्या? बीज और खाद। आज 50% बीज और खाद सोसाइटी के माध्यम से मिलता है। किसान 50% खरीदता है व्यापारी से। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेस हाउस सब
खाद और बीज इकट्ठा कर लेंगे। किसान के पास जाएंगे, बोनी का समय है, उसके पास पूछेंगे तेरे पास खाद है, बीज है, कहेगा नहीं है। पूरा मौसम निकल जाएगा, बोनी होगी नहीं, किसान क्या करेगा? वो कहेगा ये लो, मैं देता हूं तुम्हें बीज और खाद, तुम ठेके की खेती करो, इतना इसको बोए इस रेट में खरीदूंगा, और इसकी कोई अपील नहीं, कोर्ट में नहीं जा सकते, पुलिस में भी नहीं जा सकते। एसडीएम के पास जाओ, एसडीएम के बाद दिल्ली में कोई जॉइंट सेक्रेटरी के पास जाओ, ऐसी इस तरह की कार्रवाई बनाइए। तो ये है दूसरा कानून। तीसरा कानून है जो स्टॉक लिमिट का था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में। आज कोई खरीद ले, सोयाबीन खरीद ले, और जब बाजार में भाव बढ़ जाए तो बेच दे। तो ये आज काला कानून में जो आंदोलन कर रहे हैं, ये सब समझते हैं ये कानून क्या है। आम जनता को कुछ नहीं मिला, कर्मचारियों को, शासकीय कर्मचारियों को भी कुछ नहीं मिला। मैं सोचता था कि जो एरियर्स है उनकी उसकी घोषणा हो जाएगी कि हम कर देंगे, अब तो घोषणा करिए कि हम घोषणा करेंगे। तो ये थे पूर्व सीएम कमलनाथ, जिन्होंने कहा कि इस बजट से किसी को कुछ नहीं मिला। 3 काले कानून के बारे में भी बताया, और मध्य प्रदेश की बजट को लेकर उन्होंने कहा, जब पत्रकारों ने पूछा कि कर्मचारियों को क्या मिला, तो उन्होंने कहा कर्मचारियों को भी कुछ नहीं मिला। ये घोषणा की कि हम आगे कुछ घोषणा करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान बने हुए हैं। जरा मैं स्वदेश जी, माफ कीजिएगा पंकज जी, आपके पास आ रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी ने पहली एक चीज़ कही थी कि इन परिस्थितियों में जो बजट था वही हमने पेश किया, जो हो सकता था, जो बेस्ट हो सकता था वो हमने किया। पूर्व सीएम साहब कह रहे हैं कि इससे भी बेस्ट हो सकता था, हमने भी किया है, मंशा होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को तो कुछ नहीं मिला, आप कम से कम वैट तो और सेस तो कुछ तो कम कर सकते थे। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जी जब वक्तव्य कर रहे थे कमलनाथ जी, तो उन्होंने कहा कि हाँ हमने वैट बढ़ाया था, पर पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बढ़ी थी। वो विजय जी इसलिए नहीं बढ़ी थी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमत कम हुई, और जब सरकार को लगा कि नुकसान होगा तो सरकार ने वैट बढ़ाकर अपना खजाना तो भर ही लिया, लाभ नहीं मिलने दिया आम जनता को। एक विषय। दूसरा, कमलनाथ जी ने जब मुख्यमंत्री बनने पूरे एक वचन पत्र जारी किया था, उस वचन पत्र का एक बहुत अहम बिंदु था विजय जी, पेट्रोल डीजल के भाव में 5 रुपये प्रति लीटर की राहत देंगे यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो। 15 महीने तक ये कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, क्या 5 रुपये प्रति लीटर की कमी कमलनाथ जी ने जैसा वादा वचन पत्र में किया था करी? नहीं करी। अवसर आया तो वहाँ वैट बढ़ाकर लेवल कर लिया। तो मैंने आशय सिर्फ इतना है कि कहावत होती है हमारे यहाँ, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, कि दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान है, और कमलनाथ जी तो उसके विशेषज्ञ हैं। जब उनकी सरकार 15 माह थी, एक बजट उन्होंने पेश किया, तब ये सब क्यों नहीं किया जो आज कह रहे हैं? मैं सिर्फ ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि पिछली सरकार, शिवराज जी की सरकार का बजट 1.5 लाख करोड़ का था, और आपका बजट 2,31,375 करोड़ का है। लगभग 1,00,000 करोड़ अधिक का बजट है, जिसमें मध्य प्रदेश में बहुत सारे पूंजीगत निवेश के प्रावधान है। चाहे 99 मिशन की बात की हो, जल जीवन मिशन की बात की हो, मेडिकल कॉलेज की बात की हो, नए स्कूल की बात की हो, 24,000 नए शिक्षकों के पद भरे जाएंगे, 92,000 स्कूल बन रहे हैं विजय जी, 9200 स्कूल बन रहे हैं, 9,200, जहाँ डिजिटल लर्निंग की जाएगी, और इसी साल में लगभग ऐसे 1000 स्कूल तैयार हो जाएंगे, और 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ऐसा एक स्कूल होगा जिस पर काम किया जाएगा। गैस पीड़ितों की पेंशन का हिस्सा भारत सरकार समाप्त कर चुकी है, वो योजना राज्य सरकार उनको पेंशन देगी। 9 नए मेडिकल कॉलेज, कुल मिलाकर जब ये 2023-24 का समापन होगा तो प्रदेश में 23 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज होंगे, जो कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी के समय 5 थे। 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होंगे। किसानों को संपन्नता देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 की थी, 4,000 और मुख्यमंत्री जी उसमें शामिल किया। हम तो कर्ज का मर्ज खत्म करना चाहते हैं, और कांग्रेस की कैसी कर्ज माफी थी विजय जी सबको पता है। यदि कांग्रेस की कर्ज माफी वास्तविक होती, खोखली नहीं होती, तो ये 28-0 से दावा करने वाले कमलनाथ जी आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में बयान नहीं दे रहे होते। ये जिस प्रकार का छल कपट और धोखा कमलनाथ जी और उनकी सरकार ने, बड़े मियाँ छोटे मियाँ की सरकार ने किया, वो सबके सामने है। और मैंने इसीलिए आपसे कहा कि वर्तमान कोरोना काल की परिस्थितियों में
कोई नया कर नहीं, कोई कर नहीं बढ़ाया गया। ये सर्वश्रेष्ठ बजट है और लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए के नए नए पूंजीगत निवेश का प्रस्ताव रखा गया है, जो मध्य प्रदेश को आर्थिक संपन्नता देंगे, मध्य प्रदेश के किसान को कर्ज मुक्ति की राह प्रशस्त करेंगे, मध्य प्रदेश के नौजवान को रोजगार देंगे, मनिंदर सिंह जी भी है, को सुरक्षा देंगे, आदिवासी वर्गों को शिक्षा देंगे। और आपको लग रहा है कि आपने पहले भी कहा था कि एक पूंजीगत व्यय करने के लिए अगर आप लोन लेते हैं या कर्जा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या वाकई थोड़ी बहुत राहत दी जा सकती थी पेट्रोल डीजल को लेकर? देखिए, इस समय में अगर हम बात करें तो राहत देना थोड़ा सा मुश्किल था। तो कुछ बिंदुओं को समझने की ज़रूरत है। स्टेट का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो गिरा है, उसके गिरने के कारण जो स्टेट का फिस्कल डेफिसिट है वो एज अ परसेंटेज बढ़ गया है। और आप ही ने जो सबसे पहला प्रश्न मुझसे पूछा था उसमें आपने आय और व्यय के बीच के डिफरेंस की बात करी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और आपने पहला प्रश्न यही पूछा था कि इसको कवर कैसे करेंगे। तो पेट्रोल और डीजल में अभी देखिए, अगर वैट में कुछ भी कमी करने की कोशिश करते उससे सबसे इजीली और सबसे बहुत छोटी से वैल्यू से भी काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेशन होता है फंड्स का। तो इस दौर में, इस रनिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात करें तो सरकार के नज़रिए से या पॉलिसी मेकर्स के नज़रिए से समझे तो राहत देना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन हाँ, इसमें एक उम्मीद की किरण जागती है आगे के लिए। और प्रदेश की जनता उन आंकड़ों के आधार पर मुख्यमंत्री जी, प्रदेश सरकार से उम्मीद रख सकती है। हमें ये चीज़ समझना होगा कि 5वें महीने लगातार जीएसटी का कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट का बढ़ा है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जितना रेवेन्यू केंद्र सरकार ने एक्सपेक्ट करा था जीएसटी से, उससे लगभग 80,000 करोड़ से 1,00,000 करोड़ रुपए ज़्यादा का जीएसटी कलेक्शन आएगा। अब आप जीएसटी कलेक्शन में समझते होंगे कि पूरा का पूरा जो है वो सिर्फ केंद्र सरकार का नहीं होता, उसमें राज्य सरकारों का हिस्सा भी होता है, स्टेट जीएसटी का भी होता है और आईजीएसटी से जो स्टेट शेयर मिलता है। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि वहाँ से जो एक्स्ट्रा जीएसटी कलेक्शन से जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू रिसीट मध्य प्रदेश के कोटे का जनरेट होगा, वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू आने से प्रदेश के जो रेवेन्यू की शॉर्टफॉल है वो काफी हद तक पूरी होंगी। लेकिन वो तो कांग्रेस शासित प्रदेश सरकार चाहे, यदि मध्य प्रदेश सरकार चाहे, बीजेपी शासित प्रदेश के किसी सीएम को मैंने ये देखा नहीं अभी तक सुनते हुए कि वो चले गए प्रधानमंत्री जी के पास और कह रहे हैं कि साहब वो जीएसटी कलेक्शन दे दीजिए हमारा। नहीं, देखिए सर, एक्चुअली मांगना, ये चीजें जीएसटी काउंसिल में डिस्कस की जाती हैं और जीएसटी इस पर जरा मैं रोक रहा हूं पंकज जी, आपका रिएक्शन चाहता हूं। है कि बाय डिफॉल्ट यदि कोई कलेक्शन बढ़ता है तो इसका दोबारा से ये डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए विजय जी, हमारे अर्थशास्त्री मित्र ने, मनिंदर सिंह जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर उल्लेखित किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आग्रह किया कि कोरोना की आर्थिक विषम परिस्थितियों में उम्मीद थी कि जीएसडीपी लगभग 7% से नीचे गिरेगी, वो 2.13% नीचे गिरी है। ये इस ओर इशारा करता है कि तमाम संकट के बाद भी, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आज के इस आकर्षक बजट के लिए, इस विकास उन्मुखी बजट के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी और हमारे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने ऐसे संकट के समय में, जब लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे कि कोई नया कर ना आ जाए, किसी कर में वृद्धि ना हो जाए, पर कोई नया कर नहीं, किसी कर में वृद्धि नहीं। और जैसा मैंने आपसे आग्रह किया कि लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भिन्न भिन्न पूंजीगत निवेश में किया है, जो मध्य प्रदेश को आर्थिक सक्षमता की ओर लेकर जाएंगे। संबल योजना फिर प्रारंभ की जा रही है, मेधावी विद्यार्थी योजना फिर प्रारंभ की जा रही है, ऐसा क्या डेवलपमेंट आया कि आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में फिलहाल प्रॉपर्टी जो है, या ये कहे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो प्रॉपर्टीज हैं, जो बिजनेसमैन हैं वो ये इंतजार कर रहे थे, या जो छोटे बिजनेसमैन हैं वो भी इंतजार कर रहे थे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आता कि उद्योग लगाने के लिए। हालांकि सिंगल विंडो की बात करते हैं, सिंगल विंडो होता नहीं, पता नहीं कितने कागज लग जाते हैं उसमें, वो सिंगल विंडो इतनी विंडो में बदल जाती है कि वहाँ से फिर कोई दूसरा दरवाज़ा ही नहीं मिलता। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपको लग रहा है कि अब इन तमाम बातों से रियलिटी सेक्टर्स में बूम आ जाएगा? जो बिल्डर्स इंतज़ार कर रहे थे कि कम से कम कुछ तो पैसा कम होता, ताकि जो लोग अपनी परेशानी का इंतज़ार कर रहे हैं, जो ज़मीन खरीदने के लिए परेशान हो रहे हैं, फ्लैट खरीदने के लिए परेशान हो रहे हैं, कम से कम आप, अभी आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक साफ बात कही थी, उन्होंने कहा था कि आप अगर किसान की जेब में पैसा डालोगे
तो वो व्यापारी के पास जाएगा, व्यापारी का पैसा मार्केट में आएगा, मार्केट का पैसा फिर वापस किसान के पास आएगा। सवाल ये कि ये रोटेशन बनता हुआ दिख रहा है कि आपको यहाँ से? विजय जी बिल्कुल आपने सही कहा। ये प्रजातंत्र में शासक के लिए जनता ही भगवान होती है और भगवान को की पूजा की जाती है हमारी संस्कृति में। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को चाहिए था कि कोरोना के हम दौर से गुजरे हैं और पर व्यक्ति 5,000 आय कम हो चुकी है। 25-30 लाख युवा रजिस्टर्ड बेरोजगार मध्य प्रदेश में घूम रहा है और लोग पकौड़ा तलने पर और जूता गांठने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसी दशा में इनको कुछ ऐसा करना चाहिए था, जैसे डीजल पेट्रोल में रेट कम कर देते, जैसे रजिस्ट्री में भी 11-12% जो टैक्स लग रहा है उसको कम कर देते। अरे सरकार पूरी कर्जे में चल रही है, तो सब जानते हैं इस बात को। अरे थोड़ा सा कर्जा और सही, लेकिन राहत जनता को देते, अपने भगवान को देते तो समझ में आती। ये आंकड़ों की बाजीगरी जनता नहीं जानती। पंकज जी बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं और इनसे मैंने खुद भी मोटिवेशन लिया है, इनसे मैंने सीखा है। ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थे तो हम सारे प्रवक्ता इनसे अनुसरण करते थे, इनसे सीखते थे और ये सारी बातें बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। लेकिन आज इनकी मजबूरी है कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, इसलिए मजबूरी में सच्चाई में कह नहीं पा रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो वित्त मंत्री है सरकार की, उनकी झूठ के पुलंदे की प्रशंसा कर रहे हैं, पर सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई अगर होती तो हम जिन्होंने जो 51,000 जो हमने कन्यादान की राशि की थी 28,000 कर दी, अरे उसको 51 कर देते। हमने 28,000 किसानों का 28 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था, आप इस टारगेट को पूरा करते किसान, क्योंकि ये टैक्स पेयर का पैसा है। अगर जनता का पैसा जनता के काम से आ जाए तो इनका जाता क्या है? तो मैं ये समझता हूँ ये सिर्फ पिटारा इसलिए खोल दिया गया है, इतनी लंबी चौड़ी बातें कर दी गई है। अभी इनको नगरीय निकाय चुनाव दिख रहा है और ये मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय की पिछले कार्यकाल की 22,000 से ज्यादा घोषणाएं बकाया है। ये घोषणा भी मुख्यमंत्री हैं, ये सिर्फ मीडिया में रहना चाहते हैं, चर्चा में रहना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ। अब हमारे प्रवक्ता देखिए, मैं दो चीजें बोलना चाहता हूँ। पहले तो स्वदेश जी का धन्यवाद, मेरे भाई हैं और उन्होंने जो मेरी प्रशंसा करी, ये बात ठीक है कि मैं जब कांग्रेस पार्टी में था तो बहुत सारे मित्रों के साथ बैठकर संवाद करता था और हम लोग एक साथ दशा और दिशा तय करते थे कि क्या डिबेट करना है वो। लेकिन इतिहास की बात है, मैं यदि आज के संदर्भ में चर्चा करूँ तो कमलनाथ जी की एक रोजगार की योजना थी, विजय जी आपके स्मरण होगा, ढोर चराओ बैंड बजाओ योजना, और उसका एक छिंदवाड़ा मॉडल भी था और लोगों ने फिर उसका क्या हश्र किया उस योजना का, सबके सामने एक विषय। दूसरा, ये जो बजट के विषय होते हैं ये कोई राजनीतिक सभा की घोषणा नहीं है विजय जी, ये मध्य प्रदेश की सबसे सम्मानित संस्था, मध्य प्रदेश की विधानसभा जो संवैधानिक संस्था है उसके मंच पर की गई चर्चा है, जिसका एक एक चीज रिकॉर्ड है। और आज जो वित्त मंत्री जी का भाषण और सारे सदस्यों को टेबल करके उनको प्रस्तुत कर दिया गया है, मीडिया में सार्वजनिक है और उसके ऊपर अभी चर्चा होगा। कांग्रेस को जिन बिंदुओं पर आपत्ति जो जानना चाहती है, मनिंदर जी ने बखूबी प्रकाश डाला कि जीएसटी से बहुत सारा राजस्व केंद्र राज्य सरकार को मिलने वाला है, चाहे वो CGST हो IGST हो। तो जिन बिंदुओं पर कांग्रेस को आशंका है बजट पर चर्चा होगी। ये बात कह दीजिए कि नहीं प्रधानमंत्री जी की तरफ से रिलीज कर दिया जाएगा वो पैसा? विजय जी आएगा। देखिए विजय जी, मैं आपको वही तो आग्रह कर रहा हूं कि आपको इन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में, बल्कि आर्थिक विषमताओं के दौर में सोचना पड़ेगा कि विषम परिस्थितियों का सबसे सम बजट है। और इसके लिए फिर मुख्यमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी देवड़ा जी को हम साधुवाद देंगे, प्रशंसा करेंगे कि एक बार भी ये विलाप नहीं कि कोरोना काल था इसके चलते हमारी स्थिति खराब है, हालत खराब है, हैरान है, परेशान है। ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। और इसीलिए मध्य प्रदेश में स्वदेश जी ने कहा कि नगरीय निकाय को लेकर बजट है, तो इसका मतलब यह कि आकर्षक बजट है कांग्रेस के शब्दों में। चलिए, आकर्षक तो लग रहा है, लेकिन इसका आकर्षण कितने दिन रहेगा? जनता तक जो पैसे की जो मद में खर्चे बताए गए हैं वो योजनाओं तक पहुंच रहे हैं क्या? नीचे वो योजनाएं बन रही है क्या? उन पर भी हम बातचीत करेंगे। और जिस तरह से बजट पेश हुआ उसके बाद लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी, विपक्ष की तरफ से भी लगातार रिएक्शन आ रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। बहुत ही नीरस और उबाऊ बजट रहा ये। और मैं बात करूंगा भोपाल की, तो भोपाल का मास्टर प्लान हमारी सरकार ने बना दिया था, उसका कोई जिक्र नहीं है। लगभग 80,000 करोड़ का घाटा है जो आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। 4,500 रुपए पर व्यक्ति मध्य प्रदेश के लोगों की आय कम हो गई है। माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण सदन के अंदर सुना तो उसमें ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है जिससे हमारे बेरोजगार नौजवान को, हमारे परेशान किसान को, हमारी गृहिणियों को, हमारे बुजुर्गों को किसी भी प्रकार की कोई राहत प्रदान की गई हो। चलिए,
और जिस तरह से हमने बजट की बड़ी बातें आपको ग्राफिक्स में दिखाई हैं और विपक्ष को लगता है कि नीरस और बोगस है, ज़रा हमारे साथ मेहमान बने हुए उन्हीं के पास में चलता हूं। पंकज जी, क्यों विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि ये नीरस और बोगस है? आखिर बार बार वो उसी पर फोकस कर रहे हैं कि आप थोड़ा राहत देते। आपने कर्मचारियों के लिए बात की, एक बात तो आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि कर्मचारियों का जो डीए है कम से कम उसकी तो घोषणा कर देते, उसमें भी ये कह दिया है कि आगे हम घोषणा करेंगे। देखिए विजय जी, मध्य प्रदेश में कोरोना के चलते सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव गया प्रशासनिक प्रक्रिया में कि वेतन भत्तों को लेकर कुछ किया जाए, पर ऐसा नहीं किया। मध्य प्रदेश में चाहे सरकारी अधिकारी कर्मचारी हो, उनकी श्रम को सलाम करते हुए इस प्रकार की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई कि कहीं उनके वेतन भत्तों को लेकर कोई संकट आए। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मध्य प्रदेश में जो कर्ज का विषय है, जिस और तरुण भानों जी पूर्व वित्त मंत्री जी आग्रह कर रहे थे, वो पूंजीगत व्यय के लिए है। और उस पूंजीगत व्यय के लिए जो कर्ज लेने की बात की जा रही है वो बाजार की सीमा के अनुरूप है। जितनी लिमिट हमारी मध्य प्रदेश कर्ज लेने की उसके अनुरूप है, वो पूंजीगत व्यय है। और उसकी पूर्ति के लिए जो कहां से पैसा आएगा, रुपया कहां से आएगा, मनिंदर जी ने स्पष्ट किया। और रुपया तब आता है विजय जी जब आपकी नीति, नियत और नेता तीनों अच्छे हों। और ये भारतीय जनता पार्टी के पास है। नेता के रूप में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं, नियत बहुत स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश को आगे ऊपर लेके जाना है, नीति बहुत साफ है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और जब इन तीनों का समन्वय होता है तो ही चार पैरों की एक नई संरचना बनाई जाती है, जो मध्य प्रदेश में सुशासन, समय के अंदर चीज़ों को पूरा करना, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, इस सब के ऊपर लेके जाती है। उस दिशा में बजट के ऊपर काम कर रहा है। अब कांग्रेस को तो जहाँ भ्रष्टाचार होता है विजय जी, वहाँ रस नजर आता है। अब इसमें बजट में तो भ्रष्टाचार का कोई स्कोप नहीं है। कांग्रेस सत्ता से बाहर है। 15 साल के बाद जैसे तैसे सत्ता मिली, दलाली का बोलबाला था, अब वो सब चीज़ें बंद हो गई तो उनको कहाँ रस नजर आएगा? क्योंकि कांग्रेस को सब में रस चाहिए। जनता से कल्याण नहीं है, जन कल्याण से सरोकार नहीं है। हमको रस आना चाहिए ताकि रस में भ्रष्टाचार की चाशनी में कांग्रेस और कांग्रेस के वो नेता डूब सके जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। और कुछ उदाहरण हमारे सामने, आपको याद हो कि देश के आयकर विभाग ने, चुनाव आयोग ने, तुगलक रोड हवाला कांड ने कांग्रेस के कुछ नेताओं को चिन्हित किया। प्रक्रिया जारी है, क्रिया जारी, कानून अपना काम कर रहा है। तो कांग्रेस को तो कभी भी जन विकास में विजय जी रस ना पहले आया था न अब आएगा। और इसीलिए कांग्रेस लोकतांत्रिक रूप से नीरस हो चुकी है और जनता को भी अब कांग्रेस में रस नहीं आता जी। लेकिन सर, जिस तरह से बड़ी बातें की गई थी आप ही के शासनकाल में, माफ़ी चाहूँगा क्योंकि अब आप बीजेपी के हैं तो मैं वही बात आपसे करूँगा। बीजेपी ने मेट्रो की शुरुआत की थी, या मेट्रो की शुरुआत की बात कही थी। प्रोजेक्ट लटकते सर यहाँ तक आ गए। अब 262 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। क्या इसमें भी फिर से, क्योंकि जो उसके पुराने अफसर साहब थे, मैं उनका पद और नाम भूल रहा हूँ, उनको ये साफ कहना था कि अभी हम इसे रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि लगातार इसकी मॉनिटरिंग चल रही थी, लगातार इसको लेकर कैसे काम करना है इसकी प्रक्रिया चल रही थी। अभी भी बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी जो थे, उन्होंने साफ कह दिया था कि जिस भी कंपनी को ये ठेका दिया गया है अभी हम रुक रहे हैं, अभी हमें रोकना है। तो क्या ये प्रस्तावित है कि अभी रोक के चलना है, या वाकई ये होगा, या फिर ये दोनों ही बड़े शहरों को, भोपाल और इंदौर को, सिर्फ सब्जबाग दिखाए गए? देखिए विजय जी, मेट्रो की गति से काम करेगी और इसीलिए 262 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और जो भी आधिकारिक बाधा थी, जिन अधिकारी महोदय, मुझे उनका नाम याद है, पर हम क्यों उनका नाम लेकर यहाँ बातचीत करें, कौन अग्रवाल साहब उनकी जगह है, मुझे वो भी याद है क्योंकि वो काम है मेरा। लेकिन मेरा आशय बहुत स्पष्ट है कि किसी अधिकारी से कोई विद्वेष शत्रुता नहीं है, पर यदि समय सीमा के मानदंडों पर और मापदंडों पर वो यदि कार्य कर नहीं पाएंगे तो निश्चित तौर पर उनको स्थान पर किसी और को नियुक्त किया जाएगा। और इसीलिए 262 करोड़ का प्रावधान किया दोनों शहरों में, ताकि मेट्रो की गति को और गति मिल सके और ये स्वप्न ना रहे, जल्द यथार्थ में परिवर्तित हो। दुर्गेश जी, मैं माफ कीजिएगा, स्वदेश जी हमारे साथ है। स्वदेश जी, एक महत्वपूर्ण चीज तो ये समझ में आ रही है कि जो केंद्र की योजनाएं हैं उन पर ज्यादा फोकस है, गांव की तरफ ज्यादा फोकस है। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? और सबसे ज्यादा सिंचाई पर अब की बार फोकस किया गया, किसान, खेती और सिंचाई,
3 गुना बढ़ा है पिछले बजट से लेकर इस बजट में 3 गुना। मैं इसको लगातार देख रहा था बजट की कॉपी को जब हम ब्रेक पर थे, 3 गुना बजट बढ़ा है सिंचाई के लिए। देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। केंद्र सरकार ने 66% कृषि पे बजट कम कर दिया था, लेकिन इन्होंने 3% बढ़ा दिया है। मैं ये समझता हूँ, मैं अगर ये बढ़ा दिया है तो इनको ये भी सोचना चाहिए कि हमारा मध्य प्रदेश 70-72% कृषि पर आधारित है। और कृषक देखिए अब डीजल खरीदता है, पेट्रोल खरीदता है और बीज खरीदता है, कीटनाशक खरीदता है, दुनिया भर की चीज़ें सबसे ज़्यादा खरीदारी अगर कोई करता है तो किसान करता है। किसान पर वो सारे टैक्स लगते हैं, 18%, 28%, 12% सारे टैक्स किसान देता है। उस बावजूद इसके अगर इनको थोड़ी सी भी शर्मिंदगी होती, थोड़े से भी अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय अगर बेटा कहते हैं तो इनके इस नाते सारे किसान के पिता हुए, तो पिताओं को आत्म शांति देने के लिए, उनको तसल्ली देने के लिए, उन्हें खुशियाँ देने के लिए इन्हें सबसे पहले डीजल पे वेट कम करना चाहिए था, पेट्रोल पर वेट कम करना चाहिए था। इनको इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये इनकी पिछले बार की 22,000 घोषणाएं अभी थोती खाली पड़ी हुई है। ये घोषणा वीर जी की, ये आंकड़ों की बाजीगरी चर्चा करने के लिए ठीक हो सकती है, ये मीडिया में चलने के लिए ठीक हो सकती है, भाषण देने के लिए ठीक हो सकती है, लेकिन निचले स्तर पर जमीन पर क्या दिखाई दे रहा है ये बात मायने रखती है। जमीन पर कुछ भी नहीं है जी। अब मैं सोलर पंप पर भी आऊँगा, लगातार सोलर पंप, सोलर बिजली, सोलर पंप, सोलर बिजली की बातचीत होती है, ज़रा उस पर कितना काम हुआ, क्योंकि एक बड़ा बजट इस पर भी है। एक बार फिर से मनिंदर सिंह जी आपके पास आऊँगा, लेकिन उससे पहले पंकज जी समय कम है, मुझे आप तीनों से लगातार बात करनी है। ये 4 जो स्तंभ बताए गए हैं, क्या वाकई इस बजट से हम ये कल्पना कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अब रोजगार भी डेवलप होगा? आप जिस तरह से लोन देने के लिए तैयार है, किसान को सम्मान निधि भी दे रहे हैं, किसान कल्याण योजना के लिए तहत भी पैसा आ रहा है, तमाम बाकी योजनाएं भी चलती हैं, हर चीज़ किसान के लिए ही है, बेरोजगार भी घूम रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसानों के लिए आप कुछ मत कीजिए, लगातार काम हो रहा है किसानों के लिए, बेरोजगार भी घूम रहे हैं, शिक्षा को भी डेवलप करना है। इस पूरे प्रोजेक्ट में, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश प्रोजेक्ट में, क्योंकि एक लंबा प्रोजेक्ट है, इस पूरे पीडीएफ को मैंने पढ़ा है, आत्मनिर्भर कई इस प्रोजेक्ट को, एक लंबा प्रोजेक्ट है। क्या उस लंबे प्रोजेक्ट की जमीन तैयार हो रही है इस बजट से? देखिए, एक शब्द होता है कि चारों ओर से घेरा जाए, तो इस बेरोजगारी को घेरने के लिए यही 4 पिलर हैं जो आज के बजट का आधार है, और उसका मूल उद्देश्य यही है, आत्मनिर्भरता। यदि मध्य प्रदेश का नौजवान, मध्य प्रदेश का किसान, मध्य प्रदेश की बहन बेटियां, मध्य प्रदेश के तमाम लोग यदि आत्मनिर्भर होंगे आर्थिक रूप से, तो अपने आप ही बेरोजगारी का दंश खत्म हो जाएगा। और विजय जी, एक बहुत लंबे समय से प्रयास किया जा रहा है कि रोजगार यानी सरकारी नौकरी नहीं, रोजगार यानी आत्मनिर्भरता, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता विकसित की जाए, और दिशा में मध्य प्रदेश की सरकार एक लंबे समय से काम कर रही है। इसीलिए एमएसएमई में बहुत सारी चीजें हैं जिनका बजट जिनके लिए मैं इस बात से समझ गया, अखिल लोन ले जाइए बेरोजगारों के लिए, तो मुझे ये चीज समझ में आई सर, लोन ले जाइए, आपको सोलर का उद्योग लगाइए, लोन ले जाइए, उद्योग लगाइए, खुद भी रोजगार पाइए, दूसरों को भी दीजिए, सेल्फ डिपेंड। सरकार जितना कर पाएगी उसमें आपको लोन दे सकती है और कुछ नहीं कर पाएगी। मैं मनिंदर सिंह जी आपसे पूछ रहा हूं। सर देखिए, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात पहले आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, और वो ये कि इस बार जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, और कल इकोनॉमिक सर्वे में भी ये बताया गया कि स्टेट जीडीपी में 3.1% का कॉन्ट्रैक्शन आया है, यानी गिरावट आई है। इसके संदर्भ में यदि हम नेशनल एवरेज देखें तो हमारी इंडियन इकोनॉमी 8% से गिरने की संभावना है, यानी मध्य प्रदेश में जो इकोनॉमिक फॉल है वो नेशनल एवरेज से कम रहेगा। ठीक है, लेकिन ये क्यों हुआ? ये एग्रीकल्चर के कारण हुआ, बिकॉज मध्य प्रदेश जो है वो ज्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, और एग्रीकल्चर ने पॉजिटिव ग्रोथ दी है, इस कारण से आपको कैसा लगा बजट? अब यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है। अगले सर एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ सर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको कह रहा हूँ कि अगले वित्तीय वर्ष में बहुत तेजी से जो है नेशनल एवरेज बढ़ेगी। हमने यदि इन चारों योजनाओं पे मेरा सरकार से आग्रह कि बहुत गहराई से, गंभीरता से काम करे, उसी के कारण अगर उद्योग और सर्विस सेक्टर ग्रो नहीं कर पाया तो मध्य प्रदेश की विकास दर नेशनल विकास दर से काफी कम रहेगी। अगर इन चारों पे सरकार बहुत अच्छी नीयत से काम कर पाई और अगर वो वाकई जमीनी पटल पर दिखा
तो हमारे मध्य प्रदेश की जो विकास दर है वो नेशनल विकास दर से अगले वित्तीय वर्ष में तेज रहेगी। जी तो सुरेश शर्मा जी, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। सुरेश शर्मा जी, कितना नंबर देंगे बजट को 10 में से? देखिए, बजट की बात कहो, 4 पिलर की इन्होंने बात कही। अगर सुशासन की पिलर कहो तो राजधानी में रेप हो रहे हैं, माफिया की बात कहो, नकली की बात कहो तो इंदौर हो चाहे ग्वालियर हो, अनाप शनाप नकली दवाइयाँ और दूध और घी सब नकली पकड़े जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर उत्खनन की बात कहो बराबर होता चला जा रहा है। ये लोक लुभावनी बातें हैं, ये नगरीय निकाय चुनाव सामने नहीं, लेकिन इस 4 स्तंभ में वो बात है ना सुधीर जी, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन उस 4 स्तंभ में जो सुशासन है उसके अंदर आप ये कह रहे हैं जो वो चीज उसके अंदर है कि माफियाओं पर किस तरह से कंट्रोल करना है। सुशासन अगर होता तो आज बजट पेश करने वाले दिन से शुरू नहीं हो जाता। जब से इनकी सरकार आई है मध्य प्रदेश में 4,500 महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो चुका है, और इस राजधानी में भी हो चुका है। कोलार एक पॉश एरिया है। चलिए सर, अब समय आ गया कि आप भी जनता के बीच जाएं, जनप्रतिनिधियों के बीच जाएं, उनकी भी जरा था ले, और जो किसान हैं या उनके लिए जो ये योजनाएं चल रही, तमाम सारे की चीजें हैं, उन तक ये पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही हैं, इन सबको भी देखना है। बजट तो आ चुका है, लेकिन इससे वाकई आम आदमी को क्या मिला, वो क्या सोच रहा है, और आगे भविष्य में जिस तरह से मनिंदर जी भी कह रहे हैं कि आने वाले वित्तीय वर्ष में इससे फायदा होगा, तो देखते हैं कि ये योजनाएं जमीन पर कैसे पहुंचती है, और नहीं पहुंचती है तो उसके कारण क्या है। उसके लिए भी हम बैठे लगातार आप तक सूचना पहुंचाते रहेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।